पोषण के ये 5 आधार जो बनाए खुशहाल परिवार। बच्चे के पहले 1000 दिन में सही पोषण और टीकाकरण जरूरी। बच्चे और महिलाओं में खून की कमी ना आने दें। बच्चों को ORS का घोल पिलाएं और जिंक टैबलेट्स खिलाएं। शौचालय का उचित इस्तेमाल, मल का सही निपटान, सही समय पर हाथ धोएं। बच्चों और माओं को दें संपूर्ण पौष्टिक आहार। इसीलिए कुपोषण से जंग जरूरी है, बच्चों और महिलाओं की मुस्कान जरूरी है। किसी को भी आश्चर्य होगा, 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त अंत्योदय के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, एक राष्ट्र और एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रदेश के सूचना विभाग के नए भवन का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को किया समर्पित। मीडिया कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और कोविड की वजह से मृत्यु होने पर 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। काशी की बेटी शिवांगी सिंह अब उड़ाएंगी राफेल विमान। शिवांगी को 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टीम में किया गया शामिल। यही स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में संभालती है राफेल विमानों को। विख्यात पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का चेन्नई के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमण की वजह से हुआ निधन। 74 वर्षीय बालासुब्रमण्यम को अगस्त माह में संक्रमण की वजह से अस्पताल में कराया गया था भर्ती। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके पर आज पार्टी कार्यालय में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा और सुना हो या उनके साथ काम किया हो। राष्ट्र निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वो पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा हो, सुना हो या उनके साथ काम किया हो। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी, उनका जो योगदान मिला है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें प्रणाम किया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि महान तत्व चिंतक परम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज पार्टी मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनके जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने संबोधन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार यात्रा को याद किया। श्री नड्डा ने कहा कि श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश को एकात्म मानववाद के रूप माध्यम से एक वैकल्पिक विचार की व्यवस्था दी थी जो देश की मिट्टी में रची और बसी रही है और भारत के संस्कार से जुड़कर विचार किस तरह से राजनीतिक दल को रखने चाहिए, ये उन्होंने प्रतिष्ठापित किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने
एकात्म मानववाद के माध्यम से देश को एक वैकल्पिक विचार व्यवस्था दी थी, एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी जो भारत की मिट्टी से रची बसी रही और भारत की मिट्टी से संस्कार से जुड़ते हुए विचार किस प्रकार से राजनीतिक दल को रखना चाहिए उसका प्रतिस्थापन उन्होंने किया था। और उस एकात्म मानववाद से निकला अंत्योदय, और उस अंत्योदय से निकला जो हमारे विचार यात्रा को नीतियों में परिवर्तित करने वाला था, वो था गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको मुख्य धारा में लाने का जो प्रयोजन था, उसको करने की बात आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने की। आज देश को अंत्योदय का नारा देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, जिसे पूरा देश मना रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहना था कि भारत की जड़ों से जुड़ी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति देश के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। उनका मानना था कि कोई भी देश अपनी जड़ों से कटकर विकास नहीं कर सका है। उन्हीं के जीवन पर पेश है ये रिपोर्ट। वर्ग का नहीं बल्कि पूरे देश की सेवा करने का वादा कर रहे हैं। हर ग्रामवासी हमारे शरीर के रक्त का हिस्सा है। उनमें से हर एक भारत माता के बच्चे हैं। ये प्रसिद्ध कथन है प्रखर राष्ट्र चिंतक, सच्चे लोकतंत्र के पुरोधा और राजनीति में संस्कृति के राजदूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भारतीय राजनीति के क्षितिज में एक अनूठे सितारे के रूप में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन अपने आप में एक दर्शन है। अंत्योदय की अवधारणा के जनक थे। एकात्म मानववाद की अवधारणा दी, जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के सामने भारतीयता और भारत की सभ्यता और संस्कृति की सौंधी महक को लिए हुए था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिनमें एक साथ कुशल चिंतक, संगठक, शिक्षाविद, समाज सेवक, राजनीतिज्ञ, वक्ता, लेखक, साहित्यकार और पत्रकार का समावेश था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के छोटे से गांव नंगला चंद्रभान में हुआ था। उनका बचपन काफी कष्टमय था। पंडित दीनदयाल जी राष्ट्रपुरुष थे और उत्तर प्रदेश में जो आरएसएस संस्था है उसके पहले प्रचारक के रूप में निकले थे। 1937 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। कानपुर के एसटी कॉलेज में उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की। उनकी जो शिक्षा हुई वो मामा के कानपुर के विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय में अपने अध्ययन हेतु आ रहा था। उस समय यहाँ के प्रधानाचार्य से उनकी वार्ता हुई और उनका भी प्रवेश इसी विद्यालय में हुआ। यही उनकी मुलाकात सुंदर सिंह भंडारी और नानाजी देशमुख जैसे कई लोगों से हुई, जिनसे मिलने के बाद उनमें राष्ट्र की सेवा करने का ख्याल आया। प्रशासनिक परीक्षा पास कर लेने के बावजूद रुचि न होने के कारण नौकरी नहीं की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करना शुरू कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पूरी जिंदगी साहित्य से जुड़े रहे। एकात्म मानववाद के व्यवहार को विवेचित करते हुए श्री नानाजी देशमुख ने एक उद्घोष तैयार किया, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। 10 फरवरी 1968 की आधी रात को मुगल सराय रेलवे यार्ड में उनका पार्थिव शरीर मिलने से देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। दीनदयाल जी ने नानाजी देशमुख की घड़ी पहन रखी थी तो उन पर नाम लिखा था नानाजी का। हमने कहा नहीं, ये दीनदयाल जी हैं। पंडित दीनदयाल जी की कुशल संगठन क्षमता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर भारत के पास 2 दीनदयाल होते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही अलग होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दीनदयाल उपाध्याय सूचना भवन का उद्घाटन करते समय कहा कि प्रदेश प्रधानमंत्री के निर्देशन में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पूर्वांचल के इंसेफ्लाइटिस बीमारी का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी के बाद दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को ध्यान में नहीं रखा गया, इसलिए इनका समाधान नहीं हो सका। स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस की जैसी बड़ी बीमारी का समाधान किया गया।
इस परिसर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को समर्पित करते हुए सूचना विभाग को इस नए भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी महानुभावों का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए अपने सभी मीडिया कर्मियों को भी बधाई देता हूं कि उनको सूचना कलेक्शन का एक सशक्त माध्यम मिले और मुझे लगता है इसको डिजिटली फॉर्म में कैसे हम ला सकें जिससे एक जगह बैठ करके लोग को सही जानकारी मिल सके और वास्तविक चीज उनके सामने आ सके, सही तथ्य आ सके, जिससे जो वास्तव में जिनको अपनी कलम से सही जानकारी जनता तक पहुंचानी है उनको तो जानकारी सही मिली जाए, लेकिन जहां कहीं भी कोई गुमराह करने का प्रयास करे तो डिजिटली फॉर्म में पब्लिक के सामने हम सही तथ्यों को रख सकें कि नहीं घटना ये थी और घटना को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तथ्य ये है और वास्तविक यानी बताया ये जा रहा है लेकिन वास्तविक तथ्य ये है, ये हम इस रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया कर्मियों ने कोरोना संक्रमण काल में उसी तरीके से काम किया है जैसे स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के लोगों ने काम किया। सरकार पत्रकारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। पत्रकार की कोविड के कारण हुई मृत्यु पर परिवार को 10 लाख रुपए की मदद करेगी। कि हम मीडिया के कर्मियों को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का एक कवर देंगे कि 1 वर्ष में वो 5 लाख तक की स्वास्थ्य अपना करा सकेंगे। इसके लिए शासन उनको ये बीमा कवर उपलब्ध कराएगा। दूसरा, कोविड-19 के दौरान यद्यपि बचाव किसी भी बीमारी का सशक्त माध्यम हो सकता है और मैं आप सबसे अपील करूंगा हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरा पालन करना होगा, करना भी चाहिए। हमारा प्रयास है कि सूचनाएं आप तक पहुंचे। हम लोगों ने इसीलिए एजेंसी या दूरदर्शन को सामने रख करके जिससे कम से कम संक्रमण के माध्यम से आपके तक सूचना भी पहुंच जाए लेकिन संक्रमण को भी हम रोक सके। बहुत बार होता है भी मीडिया बाहर है लेकिन हमारे चाहते हुए भी हम उनको नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने के दौरान तो हर एक स्तर पर बचना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना विभाग मीडिया के साथ समन्वय करके सरकार की जन सरोकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाता है। यह भवन इन्हें नई तकनीकी के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगा। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग का पुराना भवन सिविल अस्पताल को दे दिया जाएगा। इस अवसर पर केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सुरेश खन्ना, महेंद्र सिंह, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, सूचना सचिव शिशिर सिंह उपस्थित रहे। और सूचना विभाग ने भी उदारता दिखाई है। सूचना विभाग की जो पुरानी भूमि थी वह सिविल हॉस्पिटल उसमें बना था और अब सूचना विभाग का अपना पुराना कार्यालय हम सिविल हॉस्पिटल को दे देंगे और सूचना सिविल हॉस्पिटल का एक्सपेंशन करते हुए एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण वहां पर हो सके। इस जिससे लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा का लाभ भी वहां पर प्राप्त हो सके। इस दिशा से हम लोग वहां पर एक नई कार्य योजना वहां के लिए तैयार कर पाएंगे। मंत्रियों के वेतन में 1 साल के लिए 30% कमी करने संबंधी कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव 28 अक्टूबर को होंगे, दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होगा और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा और चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। कोविड-19 के मद्देनजर सुरक्षा के कई उपायों की घोषणा भी की गई है। 7 लाख सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, 40 लाख मास्क का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार चुनाव की अवधि बढ़ा दी गई है। अब सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चुनाव में अपनी लोग भागीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 लाख फेस शील्ड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कोविड के मद्देनजर एक बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता ही वोट डाल पाएंगे। It was realized that some way would have to be found to balance the democratic rights of the citizen, of the electorate, to choose their representatives, while also making a very sincere effort and systematic effort to protect the health and safety of the people. Special protocol has been devised for electors who are COVID positive, suspect
quarantine so that such citizens are able to exercise their franchise without in any way jeopardizing the health of other voters. Polling time has been increased by 1 hour. Polling will now be held from 7 a.m. to 6 p.m. instead of 7 a.m. to 5 p.m. earlier. However, this will not be applicable to the left-wing affected areas. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फिरोजाबाद में 62 करोड़ की लागत से 41 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 36.36 करोड़ की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद जिले की टूंडला विधानसभा क्षेत्र के बेनीवाल गार्डन में पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों व उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जनता की मांग व आवश्यकता को देखते हुए फिरोजाबाद जलेसर मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण की करने से यात्रा करने में समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे 250 से अधिक आबादी वाले गांवों में 5 किलोमीटर अंदर तक सड़क बनाकर एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम किया है और प्रदेश में बड़ी संख्या में सड़कें बनाकर लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं किसान का बेटा हूँ। मायावती जी को शायद मैं समझता हूँ कि ट्वीट करने से पहले किसान को इस कृषि सुधार विधेयक से क्या फायदा हो रहा है, अगर यह जान लेते तो शायद वो ट्वीट नहीं करते। हमीरपुर में आयुष्मान भारत योजना इस वैश्विक महामारी के चलते कमजोर वर्ग के लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। कोरोना संक्रमण काल में योजना इलाज से वंचित होने की कगार पर पहुंचने वाले कमजोर वर्ग के मरीजों के लिए खूब काम आ रही है। जनपद हमीरपुर में कुल लाभार्थियों की संख्या 4,31,480 है। अभी तक इस योजना में 83,167 परिवारों के सापेक्ष 64,541 कार्ड प्रक्रिया में हैं और 26,012 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जनपद के आयुष्मान योजना के नोडल अधिकारी एवं सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीके सिंह ने बताया कि 23 सितंबर 2020 को इस योजना ने अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ऑपरेशन कराने गए थे नर्सिंग होम मानी, ऑपरेशन कराने गए थे। मेरा पुर्ती में रहने वाली है और ये आयुष्मान में नहीं ये ऑपरेशन कराए। मेरा नाम वो सही भी गया है, ऑपरेशन चलने फिरने लागे हैं। मोदी अजोगी धन्यवाद। आयुष्मान कार्ड है बना है मोदी जी, योगी जी। हम गरीब आदमी के लिए अच्छी सुविधाएं चलाई है। इसमें हम लोगों का पैसा नहीं लगता है। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल की संख्या है वो तो गवर्नमेंट सेक्टर में 10 है, प्राइवेट सेक्टर में 3 है। जो ये आयुष्मान योजना के तहत लिया गया है, रजिस्टर्ड है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर सभी लाभार्थी योजना का लाभ लिए हैं वो है सर्जरी के केसेस का, हिस्टेक्टोमी है, उसके बाद पाइल्स है, ये जनरल सर्जरी का वो लोग लाभ लिए हैं। अलीगढ़ की ताला नगरी में लॉक्स एंड हार्डवेयर इंडस्ट्री स्थापित करने वाली इकलौती महिला उद्यमी रीना अग्रवाल आदि आबादी को रोजगार मुहैया कराने में अहम भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं को रोजगार देने के साथ उनको आत्मनिर्भर बना रही हैं। उनकी कंपनी में 40% महिला कार्य करती हैं। इसके साथ ही गांव से जुड़ी महिलाओं को ठेके पर काम दिया जाता है। वहीं रोजगार प्राप्त महिलाओं का कहना है कि पुरुषों से कंधा मिलाकर वो कार्य कर रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। मैडम के यहाँ से काम कर रहा हूँ। कोरोना की बीमारी चल रही है इसलिए घर पर माल ले आता हूँ, घर पर ही काम करता हूँ और इसमें घर के लोग भी मेरा साथ देते हैं काम करने में। और मैडम बहुत अच्छी हैं, काम मिल रहा है, हमें रोजगार मिल रहा है टाइम से। 5 से 6 महीने से इस फैक्ट्री में मैडम के साथ काम कर रही हूँ
और यहाँ पर काफ़ी महिलाएं जो काम कर रही हैं, तो इससे मुझे अपनी सेफ्टी और उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। वेतन भी यहाँ पे टाइम से मिल जाता है। हमारे मोदी जी भी कहते हैं हमारा भारत तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब महिला आत्मनिर्भर बनेंगी। मुझे काम यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैडम के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। 1 साल हो गई और मेरा घर का खर्चा भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। मेरे हस्बैंड भी यहीं काम करते हैं। मेरा नाम श्रीमती है। मैंने यहीं से काम पैकिंग से शुरू किया मशीन तक। मेरे को सैलरी सही मिल रही है। 5 साल से काम कर रही हूँ यहीं पर रहती हूँ। मेरे बच्चों का खर्च चलता है सही से। मोदी जी की एक योजना चल रही है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने यहाँ प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं और उनको उनके कैपेसिटी के हिसाब से डिफरेंट रोल्स, जैसे अकाउंट सेक्शन हो गया, हमारा पैकेजिंग है और मशीन रूम है, जिसकी जैसी काबिलियत है हम उनके हिसाब से उनको काम देते हैं। करीब 200-250 लेडीज़ हमारे यहाँ काम सीख के अपना घर अच्छे से चला रही हैं और उनको बहुत सहूलियत मिल रही है। कन्नौज जिले के सरसई मवैया गांव में रहने वाले सेना के जवान गोपाल बाबू शुक्ला देश की सेवा करते लेह लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी के कारण शहीद हो गए। शहीद जवान गोपाल बाबू शुक्ला का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां शहीद की एक झलक को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चारों तरफ गम का माहौल था। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए स्थानीय अधिकारी व नेता सहित प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी भी पहुंचे। सभी ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश सरकार की तरफ से शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए शहीद के परिवार को एक सदस्य को नौकरी देने के साथ साथ हर संभव मदद की घोषणा की। शहीद के अंतिम संस्कार में पहुंचे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि शहीद के परिजनों के साथ प्रदेश सरकार है, वो हर संभव मदद कर रही है। 50 लाख रुपए की सहायता राशि शहीद के परिजनों के खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद गोपाल बाबू के परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है और आश्वस्त किया है कि सरकार उनके परिवार का संरक्षण करेगी। फिर सहायता के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी है, जिसमें 35 लाख रुपए शहीद की विधवा को और 15 लाख रुपए उनके पिताजी को चेक के रूप में अभी प्रदान किया है। शहीद के परिवार को सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी और जिले में कहीं भी एक सड़क के नाम का नामकरण शहीद गोपाल बाबू के नाम से किया जाएगा। वाराणसी में दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनके लिए सरकार के द्वारा बनाए गए अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जन विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में दिव्यांगों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुधा सिंह ने कहा कि कानूनी स्तर पर दिव्यांगों के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं जो कि उनके जीवन को सरल करते हैं। उनके अधिकारों को बताने के लिए इसका आयोजन किया गया है, जिसमें कानून से संबंधित जानकारियां उनको प्रदान की गईं। इस अवसर पर दिव्यांगों के लिए सरकारी स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं को बताने के साथ साथ उनके लिए उपकरण भी वितरित किए गए हैं। सर बहुत काम आसान हो जाएगा। हम जो डिसेबल्ड हैं वो कोई भी काम बगैर व्हीलचेयर के नहीं कर सकते हैं। चाहे स्कूल जाना हो, कहीं ऑफिस जाना हो, घर के काम हो, नहाना धोना, कुछ भी रेगुलर बेसिस के काम है वो बगैर व्हीलचेयर के हम नहीं कर सकते हैं। तो व्हीलचेयर मिलने से हम अपना वो सारा काम आसानी से कर सकते हैं। मैम हम लोगों को सपोर्ट दे रही हैं। हम लोगों को सपोर्टर ही चाहिए है। ये संस्था की तरफ से एक सपोर्टर चाहिए था, वो मैम मिले हैं। अब हम लोग खुद ही आगे बढ़ेंगे। हमारी तरफ से ये अवेयरनेस प्रोग्राम दिव्यांग जन के लिए, जो कि माननीय सालसा का निर्देश था, उसके तहत हम यहाँ आकर के सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बाकी दिव्यांग जन को और उपस्थित लोगों को लीगली अवेयर करने के प्रयास में आई हूँ। और इस प्रोग्राम में मैंने देखा कि जो
2016 का RPW एक्ट है, उसके तहत बढ़ाए गए जो 14 तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से अवेयर किया जा रहा है। लोग जान रहे हैं कि पहले जो कि 95 के एक्ट में केवल 7 तरह की डिसेबिलिटीज़ थी, वो अब 14 और बढ़ा करके अर्थात कुल 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं, जिनसे प्रभावित लोगों को इस तरह के लाभ जो दिव्यांग जन कल्याण विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसका लाभ वो ले सकते हैं। बट लीगली उन्हें अवेयर करने के लिए हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी तत्पर है और लगातार इस तरह के नीडी लोगों के लिए कार्यक्रम के क्रम में ये दिव्यांग जन का कार्यक्रम कराया गया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की शिवांगी सिंह ने भारतीय वायुसेना के सबसे खास और ताकतवर फाइटर जेट माने जाने वाले राफेल को अब काशी की बेटी शिवांगी सिंह उड़ाएंगी। शिवांगी राफेल के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टीम में शामिल हो गई हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में संबंधित महिला पायलट शिवांगी को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। राफेल विमान उड़ाने के प्रशिक्षण के बाद शिवांगी राफेल की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बन रही है। यही स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में राफेल विमानों को संभालती हैं। इस उपलब्धि पर शिवांगी के पिता कुमार ईश्वर सिंह ने कहा कि कभी भी बेटियों के जन्म पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया जाए कि वो अपना नाम रोशन करें, जैसी मेरी बेटी शिवांगी ने किया है। मेरी दीदी ने तो बहुत मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने सब कुछ पाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत की है और मैं अपनी दीदी से प्रेरणा लेके, मुझे भी पहले से NDA ज्वाइन करना था। अब मेरी दीदी ने इतना अच्छा अकम्पलिशमेंट किया है तो मुझे भी NDA ज्वाइन करने का है। मैं आर्मी में जाना चाह रहा हूँ। पिताजी जो है कर्नल है, रिटायर्ड कर्नल, वो जो है दिल्ली में ही रहते थे और ये हम लोग गए थे वहाँ घूमने, तो बेटी को ले जाके म्यूज़ियम में, एयरबेस है वहाँ पे, म्यूज़ियम में दिखाया। तो वहाँ कुछ लेडीज़ और जेंट्स जो हैं ड्रेस में थे, जो देख के इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ और तब से इसने ठान लिया कि मैं यही ड्रेस पहन के एक दिन रहूँगी। तो गर्व महसूस होता है कि देश का नाम कर रही है और देश की सुरक्षा के लिए वो तैनात अपने को तैयार कर रही है। इससे अच्छी और क्या बात है। इसलिए उस तो बेटियों से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। बेटी जो है बेटे के बराबर होती है। हम लोग ने कभी बेटी को बेटी नहीं समझा, हम लोग हमेशा उसको बेटा समझा। तो जो भी ये सोचते हैं कि बेटी पैदा हुई तो नर्वस हो जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बेटी है, उसको जन्म दो, बढ़िया आगे बढ़ो, शिक्षा दो, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में सपोर्ट करो। जैसे मेरी बेटी ने पूरा दुनिया में दिखाया, उस तरह लोगों को चाहिए कि पूरे दुनिया में नाम रोशन कराए अपने बेटियों को, नर्वस नहीं होना चाहिए। मशहूर पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। वो कोरोना संक्रमित थे और जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई फिल्मों के लिए उन्होंने बहुत ही यादगार गाने गाए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर SP बालासुब्रमण्यम के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। स्वस्थ होने वालों की दर 81.74% हो गई है। अब तक 47,56,164 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 81,177 रोगी इस महामारी को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। मृत्यु दर 1.59% पर आ गई है। भारत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि भारत ने एक दिन में 13 लाख से अधिक जांच कर टेस्टिंग में नया शिखर हासिल किया है। पिछले 24 घंटे में 13,80,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 75% नए मामले 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 74% नई रिकवरी भी 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं, जहां स्वस्थ होने वाले मरीजों और नए मामलों की संख्या ज्यादा है। केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी, वित्तीय सामग्री और अन्य संसाधनों को मुहैया करा रही है ताकि उनकी क्षमताओं को मजबूत किया जा सके और उनके प्रयासों को बल मिल सके। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे फिट इंडिया अभियान से लोग प्रभावित होकर अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो रहे हैं। कल अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया ऑनलाइन संवाद किया और लोगों को फिट रहने का मंत्र दिया। स्वास्थ्य ही
स्वस्थ जीवन की कुंजी है। फिट रहना सभी के लिए बेहद जरूरी है। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद करते हुए लोगों से फिट रहने के लिए आधा घंटा हर रोज देने की बात कही। उन्होंने कहा कि थोड़े से नियमों का पालन करके हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। अपने संवाद में प्रधानमंत्री ने विराट कोहली, मिलिंद सोमन और रोहिता दिवाकर जैसी हस्तियों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तमाम हस्तियों से उनके फिट रहने का राज भी पूछा। अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा, क्योंकि नौजवान आपको, आपकी हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है? मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। दोनों थकान हर किसी को होती है, अगर आप फिजिकल एफर्ट करेंगे तो थकान होगी, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप खा अच्छा रहे हैं, अगर आप फिटनेस रेगुलरली कर रहे हैं, आपकी रिकवरी अच्छी है, तो आपकी स्लीप अच्छी है, स्लीप पैटर्न्स अच्छे हैं, तो आपकी रिकवरी तेज होगी। एक साल पहले शुरू हुए इस अभियान से शहरों से लेकर गांव तक लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। लोगों ने फिटनेस के लिए व्यायाम, खेल और योग को आत्मसात किया है। आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। लोगों को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसे कई रोग हो रहे हैं। इन बीमारियों से आधा घंटा का व्यायाम निजात दिला सकता है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। अपनी लाइफस्टाइल और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।